नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधी दलों के बारे में अपनी जो रणनीति है उसमें एक बड़ा बदलाव लाने जा रही है। अब वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पार्टियों के साथ अलग अलग तरीके से निपटने जा रही है। और ये जो निपटने की बात हो रही है, ये जो रणनीति की बात हो रही है, इसमें आक्रामकता जो है वो पहले से ज़्यादा होगी। जिनको अभी तक इग्नोर किया जा रहा था उनके खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाने का फैसला हो चुका है। और इस संदर्भ में आज बात करते हैं आम आदमी पार्टी और उनके नेता अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी शुरू से एक इग्नोर करने वाला, उनको अनदेखा करने वाला रवैया लेकर चलती रही कि एक म्यूनिसिपैलिटी के मुख्यमंत्री हैं, उनसे ज़्यादा अगर उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा आक्रामक होंगे तो उससे उनका कद बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को उससे फायदा नहीं होगा। लेकिन इस 6-7 साल की रणनीति में ये बात सामने आई कि इससे अरविंद केजरीवाल का फायदा हो रहा है। बीजेपी का उस तरह से नुकसान तो नहीं हो रहा, लेकिन केजरीवाल का फायदा निश्चित रूप से हो रहा है कि उनको कुछ भी बोलकर भाजपा के खिलाफ निकल जाते हैं, भाजपा के खिलाफ कुछ भी करके निकल जाते हैं। अब ऐसा नहीं होने वाला। इसके संकेत पंजाब विधानसभा के चुनाव के नतीजे आने के साथ ही दिखाई देने लगे। भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ रहा है कि पंजाब में आपकी सरकार बनने के बाद राजनीति उस तरह से नहीं चलेगी जिस तरह से चल रही थी। अरविंद केजरीवाल का जो रवैया है, उनका जो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर जो रवैया है, उसके बारे में जो सोच है और जिस तरह से उनकी महत्वाकांक्षा है एक पुलिस स्टेट को चलाने की, वो भगवंत सिंह मान को कभी मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं करने देंगे। ये बीजेपी के बड़े नेताओं को भी पता है, आम लोगों को भी पता है। और भगवंत सिंह मान एक तरह से डी ज्योरे जरूर होंगे मुख्यमंत्री, लेकिन डी फैक्टो मुख्यमंत्री केजरीवाल होंगे। और इसके संकेत मिलने शुरू हो गए हैं, बल्कि संकेत नहीं, प्रमाण मिलने शुरू हो गए। तो भाजपा ने किस तरह से रणनीति बदली है, वो 7-8 उसके मुद्दे हैं इस समय तक, उनके बारे में बात करेंगे। पहला काम किया अमित शाह ने, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद चंडीगढ़ प्रशासन को पंजाब सरकार से मुक्त करा दिया। चंडीगढ़ प्रशासन पर अब केंद्र के कर्मचारियों के नियम लागू होंगे। पंजाब सरकार का कोई नियम, कोई अधिकार चंडीगढ़ प्रशासन पर नहीं चलेगा। ये पहला हुआ, ये पहला हमला हुआ। और इस पहले हमले से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दोनों बौखलाए हुए हैं। विधानसभा का जो पहला सत्र हुआ चुनाव के बाद 1 अप्रैल को, उसमें मुद्दा, सबसे प्रमुख मुद्दा यही था। आम आदमी पार्टी ने, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि केंद्र के साथ हम इस मुद्दे पर बात करेंगे और इसको बदलवाने की कोशिश करेंगे। कहने की बात अलग है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। दूसरा काम किया भाजपा ने, और इस पूरी रणनीति के केंद्र में अगर आपको कोई दिखेगा तो वो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह जिस तरह से रणनीति बना रहे हैं, जिस तरह से शिकंजा आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के इर्द गिर्द कसते जा रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, कम होने की बजाय। 1 से 2 राज्यों में सरकार होने के बावजूद केजरीवाल की राजनीतिक हैसियत में कोई बड़ा इजाफा नहीं होने वाला है, या कहिए कि बीजेपी नहीं होने देगी। तो दूसरा काम उन्होंने किया, दिल्ली में जो नगर निगम है, उस 3 नगर निगम थे, उनको मर्ज करके 1 नगर निगम बना दिया और इसलिए उनके चुनाव भी टल गए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी डर गई है, इसलिए चुनाव टाल दिए हैं। संसद में इस मुद्दे पर विधेयक पेश करते हुए अमित शाह ने कहा कि हम उन लोगों में नहीं हैं जो चुनाव से डर जाए। चुनाव लड़ना, जीतना, हारना, ये हमारे सफर का एक तरह से अभिन्न अंग रहा है। तो डरे वो जिनको लग रहा हो कि ये टलने से चुनाव, उनकी संभावित जीत शायद ना हो पाए। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे को संवैधानिक रूप से उठाने की कोशिश की कि केंद्र सरकार को ये अधिकार नहीं है कि इन तीनों एमसीडीज का, ये तीनों नगर निगमों का विलय कर दे। इस पर चर्चा का जवाब देते हुए संसद के दोनों सदनों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को पहले भारत का संविधान पढ़ लेना चाहिए। केंद्र सरकार को हर उस यूनियन टेरिटरी में
इस तरह का कोई भी बदलाव करने का अधिकार है। राज्यों के मामले में उसे अधिकार नहीं है, राज्यों के मामले में राज्य सरकारें करती हैं। तो इसलिए दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, इसलिए केंद्र सरकार के पास पूरा अधिकार है। तीसरा हमला, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को पानी की सप्लाई का मैनेजमेंट करता है, कंट्रोल करता है। उसके बोर्ड में एक सदस्य होता था पंजाब से, एक सदस्य होता था हरियाणा से। और ये जब से ये बोर्ड बना है तब से ये नियम या परंपरा कहिए चली आ रही है। उसको अमित शाह ने बदल दिया, कह दिया कहीं से देश के किसी भी हिस्से से बोर्ड के दोनों सदस्यों की नियुक्ति हो सकती है। अब ये सुनने में बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसको कहते हैं एंटीसिपेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में सफलता के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपका एंटीसिपेशन बहुत अच्छा हो, अनुमान अच्छा हो। आप पहले से भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगा लें, उनके हिसाब से तैयारी कर लें और उस तरह से आपका रिस्पांस तैयार रहे। तो अमित शाह को पता था कि पंजाब में सरकार बनते ही आम आदमी पार्टी की पहला विवाद शुरू किया जाएगा पानी का। अब चूंकि दिल्ली में और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो इसलिए हरियाणा को पानी देने में आनाकानी होगी। तमाम तरह के सवाल उठाए जाएंगे, अड़ंगे लगाए जाएंगे और दिल्ली को ज़्यादा पानी मिले, हरियाणा को कम पानी मिले, इस तरह के विवाद शुरू किए जाएंगे। तो एक नया मोर्चा जो खोलने वाले थे अरविंद केजरीवाल, उस मोर्चे को उस पर ताला लगा दिया अमित शाह ने। अब आप देखिए किस तरह से ये घेरेबंदी हो रही। दूसरा, जो पंजाब और हरियाणा दोनों के लिए, खासतौर से पंजाब के लिए बड़ा संवेदनशील मुद्दा रहा है, वो रहा राजधानी का। जब राज्य का पुनर्गठन हुआ था, पंजाब और हरियाणा अलग हुए थे, तब ये तय हुआ था कि हरियाणा 10 साल का उसको समय मिलेगा, पैसा मिलेगा और 5 साल तक यहाँ से अपने दफ्तर चला सकेगा चंडीगढ़ से, उसके बाद अलग राजधानी बनाएगा। लेकिन ये राजीव लोंगोवाल जो समझौता हुआ था उसमें तय हुआ था, इसको कभी लागू नहीं किया गया। तो अमित शाह को पता था कि ये मुद्दा फिर से गरमाने की कोशिश करेगी आम आदमी पार्टी। इसलिए चंडीगढ़ प्रशासन ने प्रस्ताव पास करके दोनों राज्यों से कहा है, पंजाब और हरियाणा से, कि आप राजधानी के रूप में इसका इस्तेमाल करना बंद कीजिए, दोनों राज्य अपनी अलग अलग राजधानी बनाएं। तो एक नया मोर्चा अमित शाह ने पहले से खोल दिया है। अब अरविंद केजरीवाल को इस पर डिफेंसिव होना पड़ेगा, ऑफेंसिव होने की बजाय। तो एक एक करके इस तरह से आप देखते जाइए बीजेपी किस तरह से केजरीवाल के खिलाफ आक्रामक होती जा रही है। हिमाचल प्रदेश में इस दिसंबर में इसी साल चुनाव होने वाले हैं गुजरात विधानसभा के साथ। वहां आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही थी अपने पैर जमाने की बजाय कहना चाहिए कदम रखने की कोशिश कर रही थी। वहां जिसको उन्होंने अध्यक्ष बनाया, प्रदेश अध्यक्ष, रातों रात बीजेपी ने उसको तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। और हिमाचल प्रदेश से जो भी अभी बने हैं पदाधिकारी आम आदमी पार्टी के, उनका बीजेपी ज्वाइन करने का सिलसिला लगातार चल रहा है। एक तरह से जो भी पार्टी की इकाई थी हिमाचल में, अभी तो नाम मात्र की ही थी, चुनाव में परीक्षा होती कितनी सफल होती असफल होती, वो पूरी की पूरी पार्टी एक तरह से भाजपा में शामिल होने जा रही है। इस तरह के संकेत मिल रहे हैं और बड़े पदाधिकारी ज्यादातर शामिल हो चुके हैं। लेकिन ये सब मुद्दे अपनी जगह पर, अरविंद केजरीवाल ने भाजपा को, केंद्र सरकार को, अमित शाह को और अपने सारे विरोधियों को एक बहुत बड़ा हथियार दे दिया है। और वो हथियार दिया है पंजाब के प्रशासन में हस्तक्षेप करके। पंजाब के आईएएस अधिकारियों को दिल्ली समन किया केजरीवाल ने, उनके साथ बैठक की, पंजाब सरकार की योजनाओं के बारे में उनसे बात की और कहा यह गया, अनौपचारिक रूप से एक अधिकारी ने जो बताया कि इसमें 300 यूनिट बिजली जो फ्री देने की योजना थी उस पर भी बात हुई। सवाल है कि क्या भारत का संविधान इस बात की इजाजत देता है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री दूसरे राज्य के अधिकारियों को समन करे और उनके साथ बैठक करे, वो भी मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में? जिस समय पंजाब में नहीं थे भगवंत सिंह मान, उस समय ये बैठक बुलाई गई। मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी भी है या नहीं, ये भी पता नहीं।
तो पहली चीज तो ये फेडरलिज्म के सिद्धांत के खिलाफ है, ये दूसरे राज्य के कामकाज में एक तरह से इंटरफेरेंस है। दूसरा, इस पर हमला जो है कांग्रेस पार्टी, भाजपा और अकाली दल सब ने शुरू कर दिया है। सिद्धू ने ट्वीट करके कहा कि ये फेडरलिज्म का अपमान है और ये पंजाबी प्राइड का अपमान है, और उसके साथ साथ ये कहा कि ये साबित हो गया कि पंजाब की सरकार दिल्ली से चलाई जाएगी अरविंद केजरीवाल द्वारा। अब आने वाले समय में इस पर मुद्दा क्या बनने वाला है? एक तो संवैधानिक मुद्दा बनेगा कि अरविंद केजरीवाल ने बुलाया कैसे, तो उसके बाद भगवंत सिंह मान से पूछा जाएगा कि उन्होंने ऐसा होने क्यों दिया। तीसरा मुद्दा बनेगा कि एक हरियाणवी पंजाब की सरकार चला रहा है और वो भी चोर दरवाजे से चला रहा है, तो क्या पंजाब के लोग अपनी सरकार चलाने में अक्षम हैं? क्या केजरीवाल मानते हैं भगवंत सिंह मान में वो क्षमता नहीं है कि सरकार चला सकें? उन्होंने आखिर पंजाब के आईएएस अधिकारियों की बैठक बुलाई क्यों दिल्ली, उनको समन क्यों किया? ये मुद्दा जो है पंजाब वर्सेस हरियाणा और पंजाबी प्राइड का मुद्दा बड़ा मुद्दा बनने वाला है। पंजाब में बिजली की कमी से पूरा प्रदेश जूझ रहा है। 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे की कटौती हो रही है। तो बिजली की सप्लाई में कमी का एक कारण यह भी है कि कोयले की सप्लाई कम हो गई। पंजाब सरकार के पास पैसा नहीं है, वो कोयला खरीदेगी तब उसके 4 थर्मल पावर प्लांट बंद हो गए हैं। और जिस मुद्दे को लेकर हर साल दिल्ली में और पूरे देश में हंगामा होता था और सुप्रीम कोर्ट चिंता जताता था, सुप्रीम कोर्ट जो है हर बार जो है उसमें दखल देता था, कई बार सुओ मोटो जो है कॉग्निजेंस लेता था, वो है पराली जलाने का और वो है प्रदूषण का। फिर से पंजाब में आग लगनी शुरू हो गई है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ना तय है। अभी तक अरविंद केजरीवाल का बड़ा टके सा जवाब होता था कि पंजाब वाले अगर सुधर जाएं, पंजाब की सरकार अगर चाहे तो एक दिन में प्रदूषण रुक सकता है। तो अब तो उन्हीं की सरकार है, उन्हीं की पार्टी की सरकार है, रोकना उन्हीं के अधिकार में है। तो क्या पंजाब से होने वाला प्रदूषण, जिससे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत एनसीआर समेत तमाम इलाके प्रभावित होते थे, इस बार अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की सरकार रोक पाएगी? कुल मिलाकर मामला जिस दिशा में जा रहा है, अरविंद केजरीवाल की जो खुशी थी 10 मार्च को नतीजे आने के बाद कि एक और राज्य में सरकार बन गई, ऐसे राज्य में सरकार बन गई जहां पुलिस हमारे हाथ में है, वो सारी खुशी जो है बहुत जल्दी काफूर होने वाली है। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जो उनकी कार्यशैली है, जो काम करने का तरीका है, जो रवैया है, और जिस तरह से दूसरों को वो ट्रीट करते हैं, खासतौर से अपनी पार्टी के लोगों को, वो सब मिलकर आगे आने वाले दिनों में उनके लिए मुश्किल बनने वाला है। मुश्किल इसलिए ज्यादा, मैं इस पर बार बार जोर दे रहा हूं कि इसकी कमान ऐसा लग रहा है कि अमित शाह ने अपने हाथ में ले ली। जिस तरह से अमित शाह प्रोएक्टिव हुए हैं, इससे पहले आम आदमी पार्टी को लेकर वो कभी नहीं हुए। उनका रवैया पहले ज्यादातर मौकों पर होता था इग्नोर करने का, और इग्नोर करने का सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब लॉकडाउन लगा था 30-31 मार्च 2020 को, आधी रात को केजरीवाल ने डीटीसी की बसें लगाकर यूपी और बिहार के लोगों को यूपी के बॉर्डर पर धकेल दिया था, वहां छोड़ दिया था। उसकी जांच हुई थी, उसके खिलाफ इंक्वायरी ऑर्डर हुई थी 2 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ और एक और प्रदेश के अधिकारी के खिलाफ। उस जांच की रिपोर्ट क्या हुई? उस पर कोई एक्शन हुआ नहीं। अगर उस पर कोई एक्शन हुआ होता तो वह मामला अरविंद केजरीवाल तक पहुंचता, क्योंकि उनके आदेश के बिना डीटीसी बसें नहीं लग सकती थी। तो वो इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे तमाम मुद्दे आपको मिल जाएंगे जिन पर बीजेपी और केंद्र सरकार चाहती तो आम आदमी पार्टी को घेर सकती थी, अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर सकती थी, उनके खिलाफ एक्शन ले सकती थी, लेकिन सबको इग्नोर किया। और उस इग्नोर करने का नतीजा ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल का मन बढ़ गया। उनको लगा कि बीजेपी उनसे शायद डरती है, बीजेपी शायद उनसे मोर्चा नहीं लेना चाहती, उनका मुकाबला नहीं करना चाहती। अरविंद केजरीवाल को अब उनकी भाषा में और ज़्यादा कड़े तरीके से जवाब मिलने वाला है। तो थोड़े समय का इंतज़ार कीजिए। ये आपको जो आक्रामकता है बीजेपी के रुख में
आम आदमी पार्टी को लेकर आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।